हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैड, या फिर आसान भाषा में कहें तो ऑटो कैड। क्योंकि ये ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका नाम है ऑटो कैड। और कंपनीज के भी कैड आते हैं, बट वो यूज़ नहीं होते हैं ज़्यादा, इसलिए हम बात करते हैं ऑटो कैड की। सबसे पहले मैं बता दूं ये किस किस ब्रांच या मेरे किन किन साथियों के लिए हेल्पफुल है। तो आपको सिविल फर्स्ट ईयर कैड आपका कोर सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना है। सिविल फाइनल ईयर में इस बार एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग। तो जिन मेरे सिविल फाइनल ईयर के साथियों ने फर्स्ट ईयर में कैड पढ़ रखा है, उनके लिए भी एक रिवीजन होगा। और आगे मैं इसमें नई चीज़ें बताऊंगा, 3D किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरे मैकेनिकल के साथी जिनके इस बार कैड एम सब्जेक्ट है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, उनको मैं बता दूं कि जो आपका बेसिक सॉफ्टवेयर की आउटलाइन है या कमांड्स है या कमांड्स का यूज़ करना है, जो लोग अभी बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है कैड को समझने की, उन लोगों के लिए कैड सेम है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। बाद में जाके थोड़ा सा चेंज आता है। जब हम 3D मॉडलिंग करते हैं तो मेरे मैकेनिकल के साथियों को मशीन की ड्राइंग करनी होती है, सिविल इंजीनियर के साथियों को बिल्डिंग की ड्राइंग करनी होती है, इलेक्ट्रिकल्स वालों को सर्किट्स की ड्राइंग करनी होती है। वो अलग है, बट कमांड सेम है। कमांड वही लाइन कमांड यूज होगी अगर फॉर एग्जाम्पल, तो वही लाइन हर जगह बनेगी, बस उस लाइन का यूज अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस ब्रांच के लोग इसको मेरे इस वीडियो से हेल्पफुल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, या आज बेसिक आउटलाइन की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है। सबसे पहले तो बता दूं ये एक लैब का सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका वाइवा होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। और इसके सिलेबस को डिस्कस करें तो कंप्यूटर एडेड ड्राइंग आपके बोर्ड ने सिलेबस दिया है। अ डिप्लोमा इंजीनियर इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर एंड इंटरसेप्ट कैड ड्राइंग्स, हैंस दिस सब्जेक्ट। तो डिप्लोमा इंजीनियर से एक्सपेक्ट किया जाता है ड्राइंग में कि वो कैड ड्राइंग्स को पढ़ सके, समझ सके। तो उसके लिए उसे क्या क्या जानना चाहिए? उसे नो द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कैड इन कंपैरिजन विद कन्वेंशनल मेथड। उसे कैड का एडवांटेज जानना चाहिए कि कन्वेंशनल मेथड से क्या बेनिफिट है कैड में। तो कैड का कन्वेंशनल मेथड से बेनिफिट ये है कि अगर आप कैड का यूज कर रहे हैं, और यहाँ कन्वेंशनल मेथड से मतलब है ड्राइंग का, जो आप ड्राइंग की शीट्स बनाते थे, शीट्स का कन्वेंशनल मेथड को कैड के ऊपर ड्राइंग में फायदा क्या है कि देखिए शीट एक लिमिटेड एरिया है, ठीक है। पेपर का एक साइज लिमिटेड है, जिसके ऊपर आप अनलिमिटेड चीजें नहीं बना सकते। अगर मैं एक सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो आपको अगर मैं एक बिल्डिंग दे दूं, एक छोटा सा एक कॉलोनी दे दूं, एक टाउन दे दूं पूरा, आपको सबका सब उसी शीट पर बनाना है। जितना बड़ा आपके पास एरिया होगा, उतना आपको स्केल लगा के उसको छोटा करना पड़ेगा। जब आप छोटा करेंगे तो मेजरमेंट्स की दिक्कतें, स्केल कन्वर्जन की दिक्कतें, बनाने के बाद उस डाटा को स्टोर करने की दिक्कतें आती हैं। अगर वहीं हम बात करें किसी एक मैकेनिकल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ना आपने एक मशीन बनाई, मशीन का कोई कंपोनेंट बहुत छोटा है, अब आपको उसको एनलार्ज करना पड़ेगा। एनलार्ज करने के बाद आप स्केल लगा के उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद आप उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। साथ साथ आपको स्केल लेके चलना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर आप उस ड्राइंग को किसी को ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी उस स्केल का यूज करके आपकी ड्राइंग को पहले स्केल कन्वर्जन करेगा, उसके बाद उसका यूज करेगा फील्ड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग में आपने एक्चुअल डायमेंशंस नहीं लिए हैं, ड्राइंग में आपने वो डायमेंशंस लिए जो स्केल कन्वर्जन होने के बाद आई हैं, ठीक है। तो कैड का कन्वेंशनल ड्राइंग पर यह बेनिफिट है कि एक तो कैड लंबे समय तक रहता है, सेफ रहता है, किसी हार्ड सरफेस पर या किसी पेपर पर नहीं बना है, इसलिए इसके डेटा का डिस्ट्रॉ होने का कोई चांसेस नहीं है। आप एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग की कॉपी झट से बना सकते हैं, को जस्ट कॉपी पेस्ट करके। वहीं अगर मैं कन्वेंशनल ड्राइंग में बोलूँ कि आप एक से दूसरी ड्राइंग बनाइए, तो आपको पूरी शीट दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास एक साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप उसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो हमें पता है अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी खिड़कियां लगभग, एक ऑफिशियल बिल्डिंग अगर है तो खिड़कियां सारी सेम साइज की होंगी, ठीक है। अब अगर मैं उसका एलिवेशन बना रहा हूँ या फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, आसान भाषा में कहूँ, तो जब सारी खिड़कियां एक साइज की हैं और आप उसको पेपर पे बनाएंगे, तो क्या करेंगे? हर बार उस खिड़की को ड्रॉ करेंगे, बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। 50 खिड़कियां हैं तो 50 बार खिड़की ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैड में आपने एक बार बनाया, उसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया पूरी बिल्डिंग पे, आपका काम आसान हो गया, टाइम टेकिंग कम रहा, और जल्दी आपने अच्छा आउटपुट दिया। उसके बाद कैड का सबसे बड़ा एडवांटेज, कैड में आप 3D व्यू बना सकते हैं। बिल्डिंग का 3D ऑब्जेक्ट 3D में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि 3D में ये ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखेगा, या बिल्डिंग कैसी दिखेगी, या मशीन कैसी दिखेगी। आप उसमें टेक्सचर, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल किस क्वालिटी का है, आपके बिल्डिंग का फाइनल आउटपुट जो आ रहा है, उसको आप 3D में ही कंप्यूटर पर ही एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो ये सब है कैड के बेनिफिट्स, ठीक है। तो कन्वेंशनल ड्राइंग के ऊपर कैड के बेनिफिट्स है, आपको समझ आ गए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ड्रॉ एंड इंटरसेप्ट कैड ड्राइंग्स यूजिंग ड्राइंग एडिटिंग व्यूइंग इन कैड सॉफ्टवेयर।
अब ये जो दूसरा पॉइंट है ड्रॉ एंड इंटरसेप्ट कैड ड्राइंग, तो इसमें मैं आपको कैड की ड्राइंग्स के बेसिक कमांड से लेके हाईएस्ट लेवल के कमांड्स तक सारे बनाना सिखाऊंगा, उसकी एडिटिंग सिखाऊंगा। कहीं से कैड की कोई और ड्राइंग मिल गई तो उसकी व्यूइंग और एडिटिंग सिखाऊंगा, कैसे बनती है या उसको कैसे एडिट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2D प्लान्स ऑफ बिल्डिंग, अब सिविल इंजीनियर है तो भाई बिल्डिंग के प्लान्स ही बनाएंगे आप, तो बिल्डिंग का 2D प्लान बनाना है। इसके अलावा 3D व्यूज फ्रॉम इवन 2D प्लान्स। देखिए कोई भी 3D व्यू बनाने के लिए 2D प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। आप ग्राउंड पर भी कोई बिल्डिंग या कोई रूम या कोई घर बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। फाउंडेशन को अगर आप प्लान के रूप में देखें तो वो 2D व्यू है, बाद में उसको आप ऊपर की तरफ खींच देते हैं, उसका पूरा 3D व्यू बिल्डिंग की हाइट बननी शुरू हो जाती है। तो 2D वैसे ही हम कैड में करते हैं, 2D प्लान से 3D में कन्वर्ट करते हैं। वो आगे जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। बाकी डिटेल कंटेंट आपको पता ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही है कि कैड की बेसिक कमांड सॉफ्टवेयर की क्या है। ऑटोकैड, प्रो ई, सॉलिडवर्क्स, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज़ करके आप इनको कैड का काम कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइंग की कुछ कमांड्स की इन्होंने बात की हैं, पॉइंट, लाइन, आर्क, सर्कल, इलिप्स, ये सब कमांड्स मैं आपको अभी जब कैड में सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो बताऊंगा। कुछ एडिटिंग की कमांड्स होती हैं, स्केल, इरेज, कॉपी, स्ट्रेच, लेंथन, एक्सप्लोड, ये सारी मैं आपको बताऊंगा। डायमेंशनिंग एंड प्लेसिंग टेक्स्ट इन ड्राइंग एरिया, ये सब चीज़ें हैं। जैसे आपने कोई ड्राइंग बनाई, मान लीजिए आपने एक टेबल का ड्राइंग बनाया, अब क्योंकि कैड में साइज की लिमिटेशन नहीं होती, आप छोटा भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने कोई ड्राइंग बनाई, किसी को ट्रांसफ़र कर दी, उस बंदे ने उसको जूम करके देखा, उसके लिए वो ड्राइंग बड़ी हो गई, मेरे लिए छोटी हो गई, तो मुझे एक्चुअल साइज़ कैसे पता चलेगा? तो वो साइज़ जो होता है वो पता करने के लिए या साइज़ मेंशन करने के लिए, जैसे हम लोग कन्वेंशनल ड्राइंग पे लिखते हैं, यहाँ पर भी डायमेंशनिंग होती है, डायमेंशंस लिखी जाती हैं कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। तो वो सब चीज़ें डायमेंशनिंग और टेक्स्ट लिखने में आती हैं, ठीक है। इसके बाद पार्ट मॉडलिंग, 4 मॉडल्स, यहाँ पर आपको रेफरेंस प्लेन्स बनाना है, एक्सट्रूड फीचर्स, रिवॉल्विंग, क्रिएटिंग स्विफ्ट फीचर्स, ये 3D के फीचर्स हैं। लॉफ्ट फीचर्स, रेफरिंग पॉइंट एक्सेस कोऑर्डिनेट्स, क्रिएटिंग कर्व्स, यहाँ पर कर्व्स, फिलेट, होल, शैम्फर, शेल, रिब, ये सारे मेरे मैकेनिकल के फ्रेंड्स के काम आने वाली हैं सारी चीज़ें। आपको मशीन ड्राइंग में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड यूटिलिटीज, वर्किंग विद व्यूज एंड मैनिपुलेटिंग व्यूज, प्रिपेयरिंग 3D व्यूज विद एग्जिस्टिंग 2D प्लान्स, मैंने अभी इसके बारे में ऊपर बताया कि 2D प्लान से कैसे हम 3D व्यूज बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जो आपका बोर्ड हर बार आपको देता है वही सब है, यहाँ कुछ काम का नहीं है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, ये सिविल फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है जिसे इस साल ऐड किया गया है, और इसमें भी आपका ऑटोकैड का बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए साफ लिखा है, ड्रॉ 2D ड्राइंग्स ऑन ऑटोकैड विज प्लान सेक्शन एलिवेशन ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कैड का यूज पड़ेगा। फिर यूज वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स। अब वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? आप जब कैड सीख जाओगे, जब आपको कैड बनाने का आइडिया आ जाएगा, आपको कैड को पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी, तो आप एक ड्राइंग का माइंडसेट डेवलप कर लोगे। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि है स्टैट प्रो। स्टैट प्रो क्या करता है, जैसे आप लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, तो डिज़ाइनिंग में समय जब हम किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं तो उस पर कितना लोड आ रहा है, लोड के द्वारा क्या स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, स्ट्रक्चर फेल होगा या नहीं होगा, उतना लोड बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अब हर बार हम बिल्डिंग को डिस्ट्रक्शन करके उसका स्ट्रेस चेक करेंगे तो इसको तो बेनिफिट है नहीं, नुकसान है, इकोनॉमिकली महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर आया स्टैट प्रो। इसमें आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि आप कितने लोड पे आपका स्ट्रक्चर कितना लोड बियर करेगा, कब आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, कब आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। इसी तरीके से 3D के और कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि रिवेट है, प्राइमेवेरा है, 3ds मैक्स है, तो वो धीरे धीरे हम आगे सीखते जाएंगे। बेसिक चीज़ें आपको ऑटोकैड सीखना है, और बेसिक चीज़ें आपकी सारी ऑटोकैड में हो जाती हैं, 2D 3D सब इसमें हो जाता है, ठीक है। तो डिटेल कंटेंट आप इसके देख लें। इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ऑटोकैड फॉर मेकिंग 2D ड्राइंग्स एंड ड्राइंग प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया था वही सब है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेरियस सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक स्टैट प्रो, रिवेट, MS प्रोजेक्ट, प्राइमेवेरा, प्रोजेक्ट प्लानर, ऑटो सिविल एंड अदर इक्विवेलेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सारे 3D के सॉफ्टवेयर हैं। जब आप ऑटोकैड को बेसिक नॉलेज हो जाएगी, जब आप ऑटोकैड पे धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, तो आपको इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम ऑटोकैड पे फोकस करेंगे, बाद में हम इन सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वही असेसमेंट है और ये बेसिक चीज़ें हैं, नीचे आप सब देख सकते हैं, ये आप अपना सिलेबस में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। ऑटोकैड है क्या, ऑटोकैड का इंटरफेस कैसा है और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको ऑटोकैड खोल के दिखाता हूँ ऑटोकैड काम किस तरीके से करता है। ये है ऑटोकैड का इंटरफेस। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं ड्राइंग टूल बार या फिर ऑटोकैड के इंटरफेस पे, ठीक है। तो हम ऑटोकैड के इंटरफेस से अब एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ मैं आपका, इसका इंटरफेस किस तरीके से काम करता है।
आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके इंटरफेस में बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जब ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे तो ऑटोकैड का आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा अभी आपको दिख रहा है। सेंटर में आपको एक क्रॉस हेयर मिलेगा स्क्रीन के, जो आपके माउस के मूव करने पर लेफ्ट राइट अप डाउन मूव होगा। जैसे आप नॉर्मल कर्सर मूव करते हैं वैसे ही एक क्रॉस हेयर मूव होता है, ठीक है। क्रॉस हेयर की प्लेसिंग जहाँ पर होगी उस जगह पर आपकी ड्राइंग का ऑब्जेक्ट या आप जो भी कमांड देंगे वो काम करेगी। ये इस क्रॉस हेयर का काम है जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊपर से। तो ड्राइंग में भी आपको ऊपर जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एक ए लिखा हुआ दिख रहा है, ये एप्लीकेशन मेन्यू है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस खुलेंगी जो आपके ड्राइंग पे एप्लीकेबल होंगी। जब आप ड्राइंग बना लेंगे तो किसी ड्राइंग, मान लीजिए आपने नया शीट खोला तो आपको न्यू ड्राइंग पेज ब्लैंक शीट ओपन करनी है, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके ड्राइंग का नया पेज खुल जाएगा। इसके बाद आप जब अगले, देखिए मैंने को ओपन किया तो ये शीट का नाम पूछ रहा है और टेम्पलेट डाल के उसको खोल देगा, ठीक है। इसके बाद सेव करना है आपको, किसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, प्रिंट करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस ए के बाद आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्विक एक्सेस टूल बार यही मेन्यू है, बस इसमें अंतर इतना है कि शॉर्टकट है, आपको मेन्यू खोलना नहीं पड़ेगा, सीधे आप क्लिक करेंगे तो सेव, प्रिंट, कॉपी, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसको कहते हैं वर्क स्पेस, ठीक है। वर्क स्पेस क्या है, जो आपका ये ड्राइंग का फॉर्मेट आ रहा है, इस फॉर्मेट का लेआउट ये दिख कैसा रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने इसको खोला, यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन आया, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड क्लासिक, यहाँ पर 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब इनका बेसिक यूज़ क्या है कि ऑटोकैड आपकी ड्राइंग को ईजी बनाना चाहता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का एक यही एम है कि ड्राइंग ईजी हो, अदरवाइज कन्वेंशनल ड्राइंग में क्या दिक्कत थी, वो भी तो चल ही रहा है, बट इसको ईजी बनाने के लिए इन्होंने 4 अलग अलग इंटरफेस दिया या वर्क स्पेस दिया। वर्क स्पेस में क्या है, जब आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका इंटरफेस चेंज होगा, ठीक है। ये इंटरफेस पूरी तरह से फोकस्ड होगा 2D ड्राइंग के लिए, यानी कि 2 डायमेंशनल ड्राइंग के लिए। और अगर मैं इस वर्क स्पेस को चेंज करके यहाँ पे दूसरा कोई इंटरफेस ले लूँगा, 3D मॉडलिंग या ऑटोकैड क्लासिक, तो वो अगर 3D मॉडलिंग दिया तो ऑब्वियस सी बात है 3D लिखा है तो वो 3D के लिए होगा कि इसमें 3D कमांड्स को आपको ऊपर ग्राफिकल फॉर्म में 3D कमांड्स दिखने लगेंगी, तो आपको कमांड्स देनी नहीं पड़ेंगी। ये इसका इंटरफेस का बेसिक आइडिया, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपको अपनी ड्राइंग का नाम मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास ऑटोकैड 2014 वर्जन है। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपको बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोकैड चाहे 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 कुछ भी हो, ऑटोकैड की बेसिक कमांड्स सब सेम है। ऑटोकैड की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कमांड्स चेंज नहीं हुई, कमांड को इम्प्लाई करने का तरीका चेंज नहीं हुआ, आज भी सब कुछ सेम है। थोड़ा थोड़ा चेंज बेसिक आ गया है साल दर साल, पर उससे इतना फ़र्क नहीं है कि आप ड्राइंग ना बना सकें। तो अगर आपको 2014-15 तक का सॉफ्टवेयर अगर आपको इजीली कहीं से मिल जाता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आपको बता दूं, बहुत हाई फाई सिस्टम आपको ऑटोकैड के लिए नहीं चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं और 3D पूरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और आपके ऑब्जेक्ट में कई सारे सेक्शंस हैं तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अदरवाइज आपका बेसिक सिस्टम जिसमें i3 का प्रोसेसर हो, रैम 2 GB की हो, ग्राफिक्स कार्ड हो तो ठीक है, नहीं भी हो तब भी काम चल जाता है। इसके अलावा आपकी हार्ड डिस्क 500 GB से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इंटरफेस है, आपको बहुत हाई फाई सिस्टम की ज़रूरत नहीं है ऑटोकैड के लिए, ठीक। तो ऑटोकैड वर्जन ये हो गया। इसके बाद आगे आपके क्लोज और मेन्यू है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन सेट करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अब आप जो देखेंगे इस इंटरफेस में हम इन सारे बार्स को हम रिबन्स कहते हैं, ठीक है। ये पहला रिबन है, ये दूसरा रिबन है, ये तीसरा रिबन है। तो जो पहला वाला है ये टूल बार होता है, ठीक। होम, इंसर्ट, एनोटेट, लेआउट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज, इस टाइप के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको होम में कुछ मिलेगा, इंसर्ट में आपको दूसरे ऑप्शंस मिलेंगे, एनोटेट में आपको तीसरे ऑप्शंस मिलेंगे, लेआउट में कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। ये सारे आपके ड्राइंग को ज़्यादा ईजी करने के लिए आपको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, ड्राइंग में जितनी भी कमांड्स हैं उसको अप्लाई करने के कई तरीके हैं। कैड का बेसिक एम है ड्राइंग को ईजी करना। आप जो है इतने ढेर सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि ड्राइंग को कॉम्प्लिकेट करना है, इसका मतलब है ड्राइंग को ईजी करना है। यहाँ पर आपको कमांड्स ग्राफिकल फॉर्म में मिलेगी, आप इस पर क्लिक करके भी लाइन ले सकते हैं, आप कीबोर्ड से एंटर करके भी लाइन कमांड ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ साइड में भी कमांड्स आती हैं, बटन्स आते हैं, उससे भी आप ले सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस इतने सारे मिल जाते हैं कि आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और कैड की खास बात बता दूं, जैसे मैं किसी कमांड पे क्लिक करूंगा तो वो ये भी दिखाएगा कि वो कमांड करती क्या है। क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, विद लाइन यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट, ईच सेगमेंट इज अ लाइन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एडिटेड सेपरेटली, ठीक है। तो कैड आपको पूरी तरह से हेल्प करता है कि आप किस तरह से ड्राइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस हो गया बेसिक। ये 2D का इंटरफेस है, जिसमें आपको लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, अभी मैं सारी कमांड्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे काम करती है।
इसके अलावा कुछ कमांड्स यहाँ पर मॉडिफिकेशन की, ये ड्राइंग की कमांड्स हैं, ये मॉडिफिकेशन की कमांड्स हैं, ये ड्राइंग बनाने की कमांड्स हैं आसान भाषा में, और ये ड्राइंग बनी हुई ड्राइंग को मॉडिफाई करने का, उसमें कुछ चेंजेस करने की कमांड है। ड्राइंग में हम लेयर्स लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हम कोई बिल्डिंग की ड्राइंग कर रहे हैं तो हम प्लान एक लेयर में बनता है। मान लीजिए आपकी फाउंडेशन बनी, उसकी एक लेयर, प्लिंथ लेवल की एक लेयर, लिंटल लेवल की दूसरी लेयर, स्लैब लेवल की चौथी लेयर। तो ऐसे लेयर्स बना के ड्राइंग बनाना आसान होता है, बाद में हम सबको मर्ज करके कॉमन ड्राइंग बना देते हैं। तो ये एक तरीका और है। इसके अलावा एनोटेशन है, इससे आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं ड्राइंग में, ड्राइंग के अंदर डायमेंशन एंटर कर सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी, वो सब लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एडिट, क्रिएट, लेयर, यही सब ऑप्शन है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे सारे हम सीखते जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील है। इधर स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है, आप इससे डायरेक्शन ड्राइंग की चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, मैंने लाइन कमांड लिया। पहले मैं लाइन कमांड से एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। लाइन कमांड आपने मान लिया एल एंटर किया, देखिए एल एंटर करते ड्राइंग कैड आपको सब दिखाने लगेगा कि एल वर्ड से कितनी कमांड्स हैं। सबसे पहली लाइन है, आप सिंपली जो ब्लू है वो आपकी बाई डिफॉल्ट कमांड है। एल है तो एल पे आपने एंटर किया और पहला पॉइंट क्लिक किया, आपकी एक लाइन बन गई। ठीक है। अब ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, एक लाइन है। लाइन एक वैसे तो यूनिडायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं अगर इसको लाइन को अगर मैं स्टीयरिंग व्हील से चेंज करता हूँ, देखिए चेंज हो गया। अगर ये 3D ऑब्जेक्ट होता है, इसमें कोई हाइट होती तो मुझे यहाँ पर हाइट भी दिखाई देती। ठीक है। बट यहाँ हाइट कोई नहीं है, इसलिए हाइट नहीं दिखा रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो प्लान है, टॉप व्यू है, सिर्फ वो दिखा रहा है। तो ये 3D में चेंज करने के लिए स्टीयरिंग व्हील है, 2D में इसका कोई खास यूज़ है नहीं। ठीक है। तो ये स्टीयरिंग व्हील हो गया। इसके बाद ये आपका UCS बार है, इससे आपका XY एक्सिस पता चलती है, या एक रेफरेंस पता चलता है आपकी ड्राइंग का कि आपकी ड्राइंग इस कौन से कोऑर्डिनेट में किस तरफ बन रही है, ये इसको बस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वैसे तो इस ड्राइंग में कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इतना बड़ा ड्राइंग एरिया है, आप जूम इन जूम आउट करके काफ़ी सारा बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। बस एक रेफरेंस होता है कि आपकी ड्राइंग एक्चुअल में प्लेस कहाँ है। जब आप बहुत सारी ड्राइंग्स बनाते हैं तो इससे आपको हेल्प मिल जाती है कि आप अपनी ड्राइंग को किस जगह पर आपने प्लेस किया है। ठीक है। ये हो गया, ये रिबन्स हो गए। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको कुछ ड्राइंग के टूल बार्स और मिलेंगे। ठीक है। ये शॉर्टकट हैं, ये आपको ये बताते हैं कि आपकी ड्राइंग जब बन रही है तो उसमें कुछ चीज़ें हेल्प करती है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसकी वैसे तो फंक्शन कीज इसके शॉर्टकट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्थो ले लिया, ठीक है, तो ऑर्थो कमांड क्या करेगी, मैं अगर लाइन एंटर करूँगा, देखिए अब मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ये लाइन बनाई। अब मैं अगर अपने पॉइंटर को या क्रॉस हेयर को अगर लेफ्ट या राइट भी ले जाऊँगा तो भी मेरी लाइन सीधा नीचे ही आ रही है। ठीक है। ऊपर ले गया तो ऊपर, नीचे ले गया तो नीचे, मैं लेफ्ट ले गया तो लेफ्ट जरूर जा रही है। ठीक है। जब मेरा एक पॉइंट कहीं पर फिक्स है और अगली पॉइंट में लाइन ले रहा हूँ तो या तो ऊपर नीचे जाएगी या फिर सीधी जाएगी। कुल मिला के इसका मतलब ये है, जब आप ऑर्थो ऑन कर लेते हैं तो ऑर्थो लाइन आपकी सीधा परपेंडिकुलर ही चलती है, या तो 90 डिग्री जाएगी या तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल जाएगी। आप इससे एंगुलर लाइंस नहीं खींच सकते। इससे आपको हेल्प ये मिलती है, आपको फास्ट ड्राइंग करनी है तो आपको लाइंस का एंगल नहीं चेक करना पड़ता है, आप सीधे ऑर्थो ऑन करिए और आपको ये एक टूल दे देगा जिससे कि आपकी लाइन हमेशा सीधी ही बनेगी। आप ऑर्थो को अगर ऑफ कर देंगे तो देखिए आपकी लाइन अब किसी भी एंगल में बन जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं भी डिटेल में जाऊँगा इन सब के बारे में, लिख कर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने लाइन कमांड एंटर की, एल एंटर किया, तो आपको यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद कुछ नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स के बाद कुछ एंगल, कुछ नंबर्स और लिखे हैं। ठीक है। ये तो खैर कोऑर्डिनेट है। मैं इस पूरे प्लेन के अंदर जो ड्राइंग का आपका वर्क स्पेस है, जो ये ग्रिड, आप जो स्क्वायर ब्लॉक्स देख रहे हैं छोटे छोटे ड्राइंग पे, ये ग्रिड होता है। इस ग्रिड के अंदर में कोऑर्डिनेट क्या है उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो कैड आपको हर चीज़ बताता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे इसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आप एक बात बताइए, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक फर्स्ट पॉइंट तो देना पड़ेगा, लाइन तभी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको कहीं भी क्लिक करना है, लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे, जहां मर्जी आप चले जाएं। ठीक है। आपका वो लाइन बनेगी। फिर लिख रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं। एक में 31.4844 लिखा है, एक में 2 डिग्री लिखा है, एक में स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लिखा है। ठीक है। जो 31.4844 है ये एक्चुअल में लाइन की लेंथ बता रहा है। ये लाइन किस लेंथ की है अभी इस समय। ठीक है। 2 डिग्री बता रहा है ये लाइन हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री झुकी हुई है, और स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि आपने एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दीजिए और आपकी लाइन बनेगी। ठीक है। तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर लाइन की कोई लेंथ दे देता हूँ, मान लीजिए मुझे 55 अगर मैं लिख दूँ, देखिए 55 आने लगा। अगर आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो लाइन आपकी बन जाएगी। आप कीबोर्ड से एंटर नहीं करना चाहते, आप फ्री हैंड बनाना चाहते हैं तो आप सीधे क्लिक कर दीजिए, आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है। खैर ये बेसिक चीज़ें, इन पर हम फिर जाएंगे अभी। तो ये हो गया। इसके बाद वर्क स्पेस मैंने आपको बता दिया, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ऑटोकैड क्लासिक कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद कीबोर्ड और माउस का यूज़ समझ लेते हैं। ऑटोकैड में जो लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल पर हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि माउस और कीबोर्ड कैसे काम करते हैं। देखिए ऑटोकैड के अंदर आपके कीबोर्ड का भी यूज़ होता है, माउस का भी यूज़ होता है, दोनों का यूज़ मिला के होता है। आपको अपना लेफ्ट हैंड से कीबोर्ड और राइट हैंड से माउस कंट्रोल करना पड़ेगा।
पहले मैं माउस का यूज़ बता दूं। माउस में आपके 3 बटन होते हैं, सेंट्रल में स्क्रॉल की, लेफ्ट की और राइट क्लिक, ठीक है। अब जो सेंटर का स्क्रॉल की है वो आपकी क्या हेल्प करता है, वो आपके ड्राइंग के वर्क स्पेस को जूम इन जूम आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखिए मैं आपको कभी करके दिखाता हूँ। ये मैंने 2 सर्कल बना दिए, ठीक है। मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींच दी, ठीक है। अब आप देखिए ये ऑब्जेक्ट जूम हो रहा है, जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, ठीक है। ये जूम इन जूम आउट आप स्क्रॉल बार से करते हैं, ठीक। जो स्क्रॉल बटन होता है माउस का या मिडिल वाला बटन होता है उससे आप जूम इन जूम आउट करते हैं, ठीक, बिना प्रेस किए। जब आप उस बटन को प्रेस कर देंगे और प्रेस करते ही आपको एक हाथ सा दिखने लगेगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये हाथ आपके पेज को पैन करता है, यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट मूव करता है, ठीक है। तो इससे आप मतलब जो सेंट्रल बटन है माउस का उससे आप 2 काम करते हैं। पहला जूम इन जूम आउट, दूसरा जब आप उसको प्रेस करके चलाएंगे तो आपका पेज लेफ्ट या राइट मूव करेगा। मान लीजिए मैंने इस ड्राइंग में वर्क स्पेस में कहीं और कोई ड्राइंग बना रखी है, ठीक है। तो उसको मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मूव करने के लिए मुझे इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब मैंने एक ड्राइंग यहाँ बनाई है, दूसरी ड्राइंग मेरी उधर कहीं है, तो मैं ऐसे इसको मूव करूंगा तो ये सेंटर वाला जो बटन है माउस का स्क्रॉल की, उसको प्रेस करके, उसको कंटिन्यूअसली प्रेस करके जब आप लेफ्ट राइट स्क्रॉल करेंगे तो आपका पेज मूव होगा, ठीक है। ये हो गया मिडिल बटन का काम। इसके बाद लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक। राइट क्लिक का आप जब क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक आपका इस तरीके के कुछ ऑप्शंस खोलेगा, शॉर्टकट की, जूम, रिसेंट इनपुट, अंडू, पैन एंड जूम, ये सब चीज़ें हैं। ये बेसिक काम है, इसका कोई बहुत ड्राइंग में स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट क्लिक हो गया। लेफ्ट क्लिक आपका क्या करता है, लेफ्ट क्लिक आपका 2 काम करता है। लेफ्ट क्लिक का एक तो सिलेक्शन का काम करता है, ठीक है। मैं सीधे क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। जो भी चीज़ ब्लू कलर में आपको दिखेगी वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना है, अनसेलेक्ट करने के लिए या सिलेक्शन हटाने के लिए आपके पास 2 की हैं, दोनों कीज कीबोर्ड से काम करती हैं, ठीक है। मेरी बात समझ लें, सिलेक्शन माउस से होता है पर अनसिलेक्शन कीबोर्ड से होता है। कीबोर्ड की 2 कीज काम करती हैं इसके लिए। पहली है एस्केप। एस्केप की आपको कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर की तरफ दिखेगी, ESC लिखा होगा। जो फ्रेंड्स नहीं जानते उनको बता दे रहा हूँ। एस्केप की जैसे हम सिलेक्शन किया और आप एस्केप की दबाएंगे, आपका वो कमांड या आपका वो सिलेक्शन डिससेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा। अब अगर मुझे मान लीजिए ये हटाना है, इसके लिए मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, स्पेस बार को आप दबाएंगे तब भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 की सिलेक्ट, एक की सिलेक्ट करने के लिए आपके माउस की और अनसेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड। इसीलिए मैंने कहा कि कैड में आपको दोनों हाथ की जरूरत पड़ेगी, एक हाथ से आप कीबोर्ड चलाएंगे, एक हाथ से आप माउस चलाएंगे, तभी आपकी ड्राइंग स्पीडली हो पाएगी, ठीक है। अब लेफ्ट की का दूसरा काम क्या है, लेफ्ट की इस टाइप से ग्रीन कलर का बार देती है, ठीक है, और एक ब्लू कलर का देती है, ठीक है। अब इन दोनों का काम समझिए। जैसे मैं अगर लेफ्ट से चला रहा हूँ तो देखिए मैंने अभी आधा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो जिस लाइन पे अभी मैंने किया है, या ये सर्कल को भी ले ले मान लीजिए, तो सर्कल पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ है, सर्कल पे सिर्फ टच किया है अभी एक तरफ, ठीक है, पर सर्कल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर से मैं जब ब्लू वाला चलाता हूँ कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ, देखिए कुछ भी सेलेक्ट नहीं हुआ। जब मैंने इसको पूरा कर लिया देखिए सेलेक्ट हो गया। तो ग्रीन और ब्लू में क्या अंतर है, ग्रीन वाले में जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आप किसी ऑब्जेक्ट को, जब अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, जब आपने किसी को टच भी किया तो पूरा सिलेक्शन कर देगा उसका। सिलेक्शन करने के बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसको डिलीट ही करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। पर जब मैं ब्लू से ये काम करूंगा तो ये चीज़ नहीं होगी, ब्लू में सिर्फ वही चीज़ सेलेक्ट होगी जिसको आप कंप्लीटली कवर कर देंगे। जैसे अब देखिए मैंने पूरा कवर कर दिया, पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी मैंने सर्कल को टच किया, नेक्स्ट सर्कल को, छोटे वाले सर्कल को मैंने टच किया, बट उसके बाद भी वो सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ पीछे वाला सिलेक्शन होगा। तो ये ग्रीन और ब्लू सिलेक्शन बार का काम है। ज़रूरत के हिसाब से आप जल्दी अपनी ड्राइंग की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कीबोर्ड माउस का यूज़, ठीक। अब कीबोर्ड से क्या करते हैं, देखिए कीबोर्ड के 3 सबसे बेसिक बटन का काम समझ लीजिए, एस्केप, स्पेस बार और एंटर। एस्केप बटन किसी भी कमांड को एस्केप कर देगा। देखिए नीचे यहाँ कमांड कैंसिल लिख के आ रहा है, जब आप एस्केप दबाएंगे तो यहाँ पर आपको कमांड लिख के आएगा, ये आपका कमांड बार है, आप जो भी कमांड लिखेंगे वो यहाँ पे लिख के आएगी, स्क्रीन पे भी लिख के आएगी, यहाँ भी लिखेगी, ठीक है। तो कैंसिल एस्केप से होता है, ठीक है। इसके अलावा स्पेस बार से भी कैंसिल होता है, बट स्पेस बार की एक खास बात है, एस्केप बार को आप एक बार दबाएंगे तो कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, बट स्पेस बार को आप दबाएंगे तो कैंसिल होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक लाइन कमांड लिया, ठीक है, मैंने लाइन कमांड लिया, लाइन बनानी शुरू की, ठीक है, और मैंने एक लाइन ये बना दी, ठीक। अब मैंने स्पेस बार दबा के कैंसिल कर दिया, ठीक, कमांड कैंसिल हो गई। बट अगर मैं स्पेस बार फिर से दबाऊंगा तो कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। पर एस्केप बार से ऐसा नहीं होगा। एस्केप बार से अगर आपने एक बार कमांड कैंसिल कर दी तो वो कैंसिल ही रहेगी, दोबारा एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट होगी। तो ये है एस्केप और स्पेस बार का डिफरेंस। कैंसिल दोनों से होती है, बट स्पेस बार को दोबारा दबाने पर कमांड रीएक्टिवेट हो जाती है,
एस्केप को दबाने से रीएक्टिवेट नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद एंटर बटन, एंटर बटन भी ये काम करता है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट बटन है। आपने कोई कमांड ली और उस कमांड को जब आप प्लेस करेंगे कहीं, कमांड को एक्टिवेट करने के लिए एंटर बटन काम आता है। मान लीजिए मैंने लाइन कमांड ली और एंटर कर दिया, मेरी कमांड एक्टिवेट हो गई, ठीक है। कमांड एक्टिवेट करने के वैसे तो कई तरीके हैं, मैं सीधे यहाँ लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो भी मेरी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। बट जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं, आप कीबोर्ड से कमांड लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सर्कल कमांड लिया, ठीक है, CIR आपने इतना ही लिखा, कैड आपको अपने आप दिखा देगा आपकी कमांड से रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगी। तो आपने स्टार्ट किया, उसके बाद आपने एंटर किया और आपका कमांड सिलेक्शन हो गया, फिर कमांड आपने स्टार्ट किया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और कमांड ऑटो एग्जिट हो गई। आपको कमांड फिर से रीस्टार्ट करनी है तो आपको कमांड लिखने की अब जरूरत नहीं है, जो लास्ट कमांड थी उसी को एक्टिवेट करना है। तो आप स्पेस बार दबाइए, आपकी कमांड फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी कमांड स्पेस बार फिर से दबाने से कैंसिल हो जाएगी, फिर दबाएंगे फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, फिर से कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक कमांड है, ठीक है। इसके बाद हम जूम और पैन समझ लेते हैं। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो हम जब स्क्रॉल बार को आगे मूव करेंगे तो जूम होगा, जूम इन होगा, जब हम पीछे मूव करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक चीज़ और सिखा दूँ, यूनिट सिलेक्शन कैसे करते हैं इसमें। देखिए आपके ऑटोकैड की बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट्स तो SI वाली हैं, बट आप जब आपको यूनिट्स को अगर आपको चेंज करना हो तो आपको कुछ कमांड देनी पड़ती है। कमांड के लिए आप इस कमांड बार पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, UNIT और S, ठीक है, और मैंने एंटर किया, ठीक। तो एक छोटा सा बार आपके डायलॉग बार आपके सामने खुल के आ गया, ठीक है। इस पे आपने इंसर्शन स्केल को इंचेस को चेंज करना है, जो भी आपको जरूरी यूनिट हो। मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं जिसकी यूनिट ऑलरेडी मीटर्स में दे रखी है तो आप मीटर सिलेक्शन कर लीजिए। अदरवाइज जनरली हम लोग सेंटीमीटर्स में लेके चलते हैं, इंचेस में नहीं लेते, क्योंकि हम लोग इंडिया में जो यूनिट यूज़ करते हैं उसमें सेंटीमीटर या मिलीमीटर का ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने यूनिट्स यहाँ से चेंज कर ली। अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी ड्राइंग करूँगा तो उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट उसकी सेंटीमीटर ही रहेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने सर्कल का कमांड दिया और यहाँ पर मैंने दबाया 5, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली हो गया। और कमांड नंबर देके मैंने, अब बार में देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा होगा आपको, मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए 5 दिया मैंने, 5 आ गया और मैंने एंटर किया, एंटर करते सर्कल बन गया। इस सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लें, जैसे हम कोई कमांड देते, पहले तो मैं ऑटोकैड की एक बेसिक चीज़ और बता दूँ कि जैसे हमने कोई कमांड दी तो कैड आपको उस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सारी कमांड्स दिखा देगा। बाई चांस आप कमांड के की भूल जाएं, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर मान लीजिए हमें नहीं याद रहा कि कमांड किस की से चलती है तो क्या करें। तो उस केस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल याद आ रहा है, ठीक है, आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप सिर्फ REC दबाइए, देखिए आ गया, रेक्टेंगल आ गया, रिकम्बाइन आ गया, रिकवर आ गया, रिकवर ऑल आ गया। तो इस तरीके से R से जितनी भी कमांड होंगी उस तरीके से आपको वो दिखा देगा। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं या डिक्शनरी ढूंढते हैं, उस तरीके से आप कोई भी एक वर्ड डालेंगे उससे रिलेटेड सारी कमांड्स आपको कैड अपने आप दिखा देगा। आपको सारी कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है और बेसिक कमांड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी, इससे आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो गया, डिलीट हो गया, कमांड कैसे स्टार्ट करते हैं ये हो गया, कमांड एंड कैसे करते हैं ये हो गया, ठीक है। तो ये 2D इंटरफेस था। बेसिक ड्राइंग हम लोग 2D इंटरफेस पर ही स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। इसके बाद की जो ड्राइंग्स होगी उसको मैं 3D इंटरफेस 3D मॉडलिंग में बताऊंगा, ठीक है। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास के लिए मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ बता दिया। कुछ अगर मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा। और नई वीडियोज़ में अब रोज़ ही लाऊंगा, तो आपको मैं रोज़ बताऊँगा कि आपको किस किस तरीके से ड्राइंग को बनाना है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी या। थैंक यू।